3.7 में लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी है, लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी। ये बताओ कि क्या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स याद हो गए आपको कि नहीं हो पाए हैं? पेंडिंग में न रखो, फिर नहीं तो ये सारे सवाल कैसे कर पाओगी ऐसे अगर कुछ भी आ गया। लॉरेंशियम है तो उससे क्या होता है कि लॉरेंशियम कहाँ आता है? शीत पर पान डू पीएम न पी शैम्पू यू गद सीएम तब बक। एक तो बर्केलियम आएगा, लॉरेंशियम में ये बर्केलियम है। डिक हो इस इर फम तम मदीब नो लूलर। तो ये लॉरेंशियम भी आएगा, लॉरेंशियम ये है लास्ट वाला, तो दैट इज लॉरेंशियम। अब जरा देखो ये कौन सा मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8th मेंबर है। तो 8th मेंबर ऑफ एक्टिनॉइड, और ये 14th मेंबर ऑफ 5F सीरीज। 5F सीरीज ही एक्टिनॉइड होती है। अच्छा, तो 5F सीरीज के लिए आपको 7S क्रॉस करना पड़ेगा, और 7S के लिए 6S तक रेडॉन है, क्योंकि जो ही नियर कर जे रॉन, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड, 6 पीरियड तक रेडॉन होता है। तो रेडॉन तक जाने में 2 से 10 फिर 18, 2 बार 8 जोड़ लिया। अच्छा, फिर उसके बाद 18 18 36, फिर और जोड़ोगे 18 तो 54, और फिर 32 तो 86। तो अब हम बर्केलियम तक आना चाहते हैं, तो ये तो जो भी एक्टिनॉइड्स है दे फॉल इन 7th पीरियड। एक्टिनॉइड किस में फॉल करते हैं? एक्टिनॉइड्स फॉल इन 7th पीरियड। तो 7th पीरियड में 6th से पिकअप करना पड़ेगा ना नोबेल गैस। सो बर्केलियम के लिए क्या लिखोगी? क्या रेडॉन लिखोगी 86 के साथ, और फिर 7S से शुरू हो जाएगा 7 पीरियड, और फिर क्या 6D में जाएगा, और फिर क्या 5F में जाने लगेगा, क्योंकि ये 4F सीरीज़ है और ये कौन सी सीरीज़ है? 5F। 4F और 5 है कि नहीं? तो 5F का ये कौन सा नंबर है? क्या 8th है? ये 8th हो गया। अब इन सबको टोटल करो तो 8 2 10 और 1 11, ये 11 हो गया, और ये 86 हो गया। बताओ कितना हो गया? क्या 97 हो गया? बोलो, बात समझ में आई बर्केलियम की? अब हम लोग देखेंगे लॉरेंशियम। सो लॉरेंशियम LR होता है, ये भी रेडॉन से चलना पड़ेगा, और 86 है, और चूंकि ये 7th पीरियड का है तो 7S2, 6D में भी एक जाएगा, और फिर 5F के पूरे 14 भर जाएंगे। तो 14 + 2 16 और 1 ये 17 है, और प्लस 86, 17 + 86 कितना होता है? क्या 103 होता है? तो लॉरेंशियम का कितना हो गया? 103। बोलो, दोनों का समझ में आया? अब तीसरी बात कही जा रही है सीबोर्जियम। तो सीबोर्जियम मतलब सीबोर्ज ग्रुप से क्या है आया? तो सीबोर्जियम आया है। सीबोर्ज ग्रुप,
ये कोई ग्रुप होगा, मुझे मालूम नहीं है कौन सा ग्रुप है। तो सीबोर्जियम, तो अक रफ दू बा सगे भाई हंस मत, ठीक है, और देश राग कन, ये पूरे 10 है। लेकिन ये कौन सी सीरीज है? बोलो कौन सी सीरीज है? 6D। तो ये 6D सीरीज है। तो 6D सीरीज के लिए आपको मतलब 7S लेना पड़ेगा, फिर भी ये 7th पीरियड हुआ, आखिरी पीरियड हुआ। सो SG फॉल्स इन 7th पीरियड, क्योंकि D सीरीज एक लेट चलती है। तो सीबोर्जियम में भी अब रेडॉन ही लेना पड़ेगा 87, फिर इसके बाद 7S में 2 जाएगा, और फिर यहाँ तक जाते जाते एक्टिनॉइड भी भर जाएंगे। एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड भरेंगे कि नहीं? तो इस तरीके से यानी आपके पास 6D में कितने भरेंगे? 1 2 3 4 भरेंगे, 4। और 5F में कितने भरेंगे? 14। कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं कि N बड़ा बाद में लिखते हैं, 5F पूरी बुक आपकी यही लिखती है, 6D और फिर 7S लिखने में। लेकिन इसमें सुविधा पड़ती है कि 7S से शुरू करें, जैसे भरा जाता है लिखने में वैसे अच्छा लगता है, बट फिर बाद में आप इसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ऐसे आपने अरेंज कर दी। नाउ अब देखो कि इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो गया? 14 + 4 18 to 20 और 86 हुआ। रेडॉन कितना होता है? 86 होता है। तो 86 + 20 कितना हो गया? 106। समझ में आई बात? तो यहाँ लिख लो 106। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3.8 why do elements in same group have same physical and chemical properties? So elements in same group, so same group में उनकी same chemical and physical properties होती है, क्योंकि their outer configuration कैसा होता है? It is similar, so they have same chemical and physical properties in same have same number of electrons, so they have same number of electron in outer configuration. That's why when they have same number of electrons in their outer configuration, then they have similar properties, similar chemical properties, because if they have same outer electronic configuration, तो क्या होगा बताइए? कि क्या सेम वैलेंसी होगी एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। So thus the similarity in properties are due to similarity is in electronic configuration. For example, group 1 एलिमेंट में सब में जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 है, और जो ग्रुप 2 है वो NS2 है, और ग्रुप 13 में NS2 NP1 है कि नहीं, और ग्रुप 14 में क्या है? NH2 NP2 है। तो सिमिलर आउटर कन्फिग्रेशन है, वेयर N symbolizes the period and the number of electrons over S, and P are the valence electron. If they are below 4 or equal to 4, then it is also valency. If they are above 4, then 8 minus number of valence electron is the valency. बताएं? तो ये चीज़ कही जा सकती है कि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से उनमें ऐसा होता है। नाउ व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन? तो एटॉमिक रेडियस हमने आपको बता दिया है कि 3.9 इन मेटल्स
जो मेटेलिक रेडियस उनका होगा is considered as atomic radius, while in non-metals, ठीक है, हैविंग सम कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिनमें कुछ ना कुछ तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो भी होंगे एक्सेप्ट इनर्ट गैस, तो जो नॉन मेटल में कोवैलेंट रेडियस इज देयर एटॉमिक रेडियस। नॉन मेटल में क्या चीज होगी? कोवैलेंट रेडियस इज एटॉमिक रेडियस। इन इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस में क्या होगा? वांडर वॉल रेडियस is their atomic radius। और बाकी हमने इन सब की डेफिनेशन तो लिखवाई दी है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 3.10 देखें, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा। 3.10 So how do atomic radius vary in a period and a group? How do explain the variation? क्या कर लोगी? atomic radius कैसे वेरी करता है पीरियड में और ग्रुप में? चलो ये सारी बातें आप कर लेंगी। 3.11 what do you understand by isoelectronic species? क्या इसके बारे में आपको बताया गया है? नेम a species that is isoelectronic with F माइनस, जो F माइनस से isoelectronic हो उसका नाम बताओ। जिसमें उतने इलेक्ट्रॉन हों जितने F माइनस में हैं। क्या? हाँ, Na+, तो ये इसमें आपने बता दिया, यहाँ लिख देना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na+ हो गई। अच्छा, आर्गन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ। Mg2+ की? रुबीडियम प्लस की बताओ। लीना के रब बताओ, ये किस उसमें आता है? कौन सा पीरियड है? लीना के रब, इससे पता करो कौन सा पीरियड है। क्रिप्टॉन, ही नियर कर, ही नियर कर। अच्छा, उसमें चौथे में आता है हलीना के रब, ये पांचवा है क्रिप्टॉन, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। 3.12 N3 माइनस O2 माइनस Na+ Mg2+ एंड Al3+, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो व्हाट इज कॉमन इन देम? क्या कॉमन है? These are isoelectronic species, isoelectronic species। अब इनका रेडियस भी बताओ, सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? ज़्यादा प्रोटॉन कम मतलब इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा, बताओ।
किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन? हाँ, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है, तो इसका सबसे छोटा रेडियस। इसके बाद मैग्नीशियम आयन, फिर सोडियम आयन, फिर फ्लोरीन भी है क्या? फिर ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग, ये एटॉमिक रेडियस। रेडियस है, एटॉमिक रेडाई लिखो, प्लूरल है ना। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो 3.13। तो 3.13 क्या कहता है कि एक्सप्लेन वाई कैटाइंस आर स्मॉलर एंड एनाइंस लार्जर। तो कैटाइंस स्मॉलर क्यों होते हैं? कैटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम बिकॉज दे हैव, कैटाइंस क्या होंगे कि कैटाइंस आर always smaller than their parent atom as they have fewer electrons and one shell lesser होती है उसमें। So nucleus easily attract lesser number of electron and their size get contracted. So nuclear जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, easily attract lesser number of electrons and their size get contracted and found lesser than parent atom. Anions have more number of electrons than their parent atoms. These outer cell electrons suffers interelectronic repulsion within shell and also it is difficult for nucleus for protons at center to pull more number of electrons, hence their atomic radius expands due to prominent electrostatic repulsion. Due to prominent electrostatic repulsion and their size is found greater than their parent atom. तो
इसलिए उनका जो साइज़ है वो पेरेंट एटम से कम पाया जाता है। जैसे कि Na का, तो Na के केस में 186 है, जबकि Na प्लस के केस में 99 है एटॉमिक ये रेडियस, और जबकि Cl के केस में 1 Cl माइनस के केस में तो 198 है, और Cl के केस में 96 होगा पिकोमीटर। बाकी देख लेना आप, यही होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो ये चीज़ है। 3.14 What is the significance of term isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy? जब हम 1 मोल के केस में निकालते हैं तो इनके क्या मायने हैं? So while defining ionization enthalpy, while defining ionization enthalpy, so minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. तो मिनिमम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी दोगे तब भी हट जाएंगे, रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये चीज़ होती है इन फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ऐसा करने से क्या पॉजिटिव आयन बन जाएगा, वो भी गैसियस ही होगा। मान लीजिए X गैस है और उसको कुछ एनर्जी दे दी जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो भी गैस ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो चेंज आएगा तो डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा, जो भी चेंज आएगा, और वो किलो जूल पर मोल में होगी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल, के स्मॉल है। नाउ वाइल डिफाइनिंग, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। सो इट इज़ डन इन आइसोलेशियस gaseous atom. This process is done for isolated gaseous atom, और उसको निकालना भी कहाँ से है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ऐसा नहीं कि वो एक्साइट हो तब निकालो और उसका लाभ उठा लो, ग्राउंड स्टेट से निकालना है। ग्राउंड स्टेट उसकी थर्ड स्टेट भी हो सकती है, जैसे सोडियम के केस में n=3 से निकालना पड़ेगा। सो इन दिस केस फॉर आइसोलेटेड, दिस प्रोसेस इज डन for isolated gaseous atom. As always, some extra energy is needed to atomize या sublimate. क्यों चाहिए extra energy needed? It is needed to atomize या सब्लिमेट, कोई भी चीज़ होगी, नीडेड टू एटोमाइज, सब्लिमेट भी करना पड़ सकता है, या ऐसे में कई बार सब्लिमेट या ब्रेक बॉन्ड भी करना पड़ सकता है। ठीक है, टू मेक atoms
isolated and make gaseous. जैसे कि अगर हम कहें कि अगर सोडियम है, सोडियम सॉलिड है, तो आप उसको सोडियम पहले गैस बनाइए और फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए। ऐसा करने पर जो एनर्जी लगेगी वो सब्लिमेशन एंथैल्पी लगेगी। उसको गैस बना दिया सॉलिड से तो सब्लिमेशन कह सकते हैं, या इसे और इसे कह सकते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी। हमने उसे एटोमाइज कर दिया तो उसके बाद ही निकालने, वरना ये हम एंड इट इज़ टू मेक द कंडीशन आइडियलाइज। ऐसे ही Cl2 है, तो Cl2 के केस में अगर आप Cl2 के बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 मोल क्लोरीन बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि Cl बंधे हुए हैं तो 2Cl गैस बन जाएगा। और Cl2 भी गैस ही होनी चाहिए, ये नहीं कि ये अभी कूल हो तो पहले कूल हो तो उसको लैटिस एंथैल्पी, तो वो सब नहीं चलेगा। ये गैस हो तब इसमें बदलो। और लेकिन हमें तो 1 मोल ही चाहिए था, 1 मोल के निकालने थे, तो ये जो चीज़ कहलाती है ये बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। जो भी चीज़ हो, हमें तो 1 मोल गैस चाहिए, तो हमें 2 मोल क्या करना है, तो इसलिए हाफ Cl2 लो, और हाफ Cl2 से हम 1 मोल गैस एटम बना पाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो जितनी एंथैल्पी इसको चाहिए वो हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, ये बना के लाओ तब हमारे पास आओ। कि जब आप अपने टेस्ट पेपर दे देती हैं तो टीचर के पास जाती हैं कि इन सब पेजेस को सप्लीमेंट्री सीट को नत्थी कर दो, जोड़ दो मैडम, कि खुद ही वो कहती हैं जोड़ के लाओ हमारे पास, तब हम देखेंगे। तो जो आ रहा है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकलवाने, वो अपने आप अपने एटम्स को आइसोलेट गैसेस स्टेट करके लाए, तब हमसे निकलवाए। बोलो बात समझ में आई? इट इज़ ओनली टू आइडियलाइज एंड मेक द थिंग्स कंपेरेबल। नहीं तो हम किसी में बॉन्ड एंथैल्पी लगाएंगे, किसी में उसका वो करेंगे, उसको पहले तो हम क्या करेंगे कि सब्लिमेट करेंगे, हमारी एनर्जी इसी में लग जाएगी, तो हम असली चीज़ कैसे कंपेयर कर पाएंगे, है ना। दूध का दाम निकालना है तो क्या बर्तन भी खरीदोगी, जग भी खरीद के लाओगी, वो भी दूध के दाम में जोड़ दोगी क्या? सो एक जैसी जैसे रजिस्टिविटी निकालती हो तो एक आइडियलाइज सिचुएशन करती हो कि नहीं, 1 मीटर हो और 1 स्क्वायर मीटर उसका क्रॉस सेक्शन हो, एक जैसा टेम्परेचर हो, तब रजिस्टिविटी निकाली जाती है कि नहीं। सो it is to idealize the situation so that ionization enthalpy can be compared. Delta ionization enthalpy can be compared between various elements. Similarly, it is needed that electron should be in ground state not in excited state. Excited state में ना होना चाहिए, not in excited state. Otherwise there is always a lesser amount of energy needed, lesser amount of energy will be needed to ionize electron, and our basic parameters of comparison will be violated because basic conditions are not ideal. ऐसे केस में जब आप कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप ही ऊपर चलाया है तो थोड़ी एनर्जी और दे दो, इन्फिनिटी में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में तो हमेशा कम एनर्जी लगेगी, नहीं, ग्राउंड से पुल करो तो ज़्यादा लगेगी। सो एंड एज इफ इट इज नॉट डन, नॉट डन का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट इज नॉट टेकन।
then the basic conditions of all atoms are not idealized, and there will be difficulty during comparison of ionization enthalpy, and there will be, और वहाँ पर एक तरीके की there will be difficulty in comparison of ionization enthalpy. Similar is the case with electron gain enthalpy. Similar is the case with electron gain enthalpy, that energy needed, ठीक है, या एनर्जी चेंज, हम नीडेड भी नहीं लिखते हैं क्योंकि चेंज लिखते हैं, क्योंकि जो नोबल गैसेस है ना उनमें कई बार देनी पड़ती है और बाकी में रिलीज़ होती है, तो एनर्जी चेंज। और जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो एनर्जी भी नहीं लिखना चाहिए, एंथैल्पी चेंज, क्योंकि पर मोल होगा तो एनर्जी नहीं बोल सकते हैं, उसे हमें एंथैल्पी बोलना होगा। एंथैल्पी चेंज व्हेन one electron is added to outermost shell, किसी भी शेल में, ठीक है, one electron is added to outermost possible cell। अब जैसे outermost cell भी हो सकता है, ये कह सकते हैं सिंपली ऐसे ही लिख दो, added to atom इन इट्स ग्राउंड स्टेट, उसको जहाँ उसकी ग्राउंड स्टेट है वहीं पहुँचाना है। एडेड टू एटम इन इट्स, कहीं ना कहीं तो वो रहना चाहेगा ना, इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो एंथैल्पी चेंज हो। जैसे हीलियम के केस में आपको n इज इक्वल टू 1 खाली नहीं मिलेगा तो 2 में डालना पड़ेगा, आर्गन के केस में 4 में डालना पड़ेगा, मतलब अलग अलग है, 288 तो 3 में डालना पड़ेगा। तो जो जहाँ वो रहना चाहे परमानेंटली वहाँ डालना है, और आइसोलेटेड हो तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो चेंज आए, ठीक है। टू मेक इट, उसे क्या बनाना चाहते हैं कि टू मेक इट एन आयन, क्या, ठीक है। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसी को हम लोग लिख देंगे किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो टू मेक द थिंग्स कंपेरेबल। ऐसा क्यों किया जाता है, टू मेक द थिंग्स कंपेरेबल। समझ में आ गई बात? चलो 3.15 एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो एनर्जी दे रहा है ग्राउंड स्टेट पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक हाइड्रोजन एटम है और यही इसकी ग्राउंड स्टेट है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, वो निगेटिव में है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। कैलकुलेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। सो एंड नाउ whatever amount of energy required to dig it and move it up to infinity, infinity में तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। so to dig out, वो इतनी एनर्जी लूज करके यहाँ पहुँचाए इन्फिनिटी से, 0 से इतनी लूज करके इतनी दे दो तो फिर इन्फिनिटी पहुँच जाए। to dig out this electron and move it to infinity, the energy needed is, तो जितनी एनर्जी इसको करने के लिए चाहिए, अभी उसकी प्रेजेंट एनर्जी देखो nth ऑर्बिट में, और जो चाहिए उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन
एंथैल्पी नहीं कहेंगे, इसलिए एच नहीं लिख रहे हैं, एनर्जी। और ये दोनों मिला करके ई इन्फिनिटी की एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो -2.18 इंटू 10⁻18 जूल है। तो ई आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो ई आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्या +2.18 इंटू 10⁻18 जूल? अच्छा, लेकिन ये तो एक की हुई। और अगर हमें ये जो प्रोसेस है इसे कैसे दर्शाया जाएगा कि H गैसियस में से हमने H+ गैसियस बना दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। नाउ फॉर 1 मोल H एटम्स, सो दैट इज डेल्टा आई H, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? तो ऐसी स्थिति में दैट इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू 1 मोल। ऐसा हमें 1 मोल के साथ करना पड़ेगा, एटम के साथ। सो 2.18 इंटू 10⁻⁻18, जबकि 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका प्रोडक्ट आप हमें बता दीजिए, बाकी तो ये हम कर लेंगे 10⁵। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बता दें। एक मिनट। बताइए। 13.12, ओके। 13.127 इतने जूल पर मोल हो गई इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नाउ 3.16 among the second period elements the actual ionization enthalpy is of this order। so ये कहा गया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। सो लिथियम ली बे बकनॉफ होना चाहिए। तो वाई ऐसा हो गया कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा तो नियॉन की है, तो बेरिलियम की ज़्यादा क्यों है? तो हम ये जानते हैं कि आगे चलने पर क्या होता है, लीबे बकनॉफ, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप, along the period है ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases due to decrease in atomic radius and increase in Z effective nuclear charge। However, a reversal is seen between बोरॉन एंड बेरिलियम, क्योंकि लीबे बकनॉफ होता है between बोरॉन एंड बेरिलियम, यानी कि बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से,
ठीक है। सो बोरॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 एंड बेरिलियम में क्या होता है 2s2 as beryllium has fully filled s orbital configuration, as beryllium has fully filled s orbital configuration, so इसलिए भी और इसलिए भी एंड एस ऑर्बिटल्स आर डीपली पेनिट्रेटेड। एस से निकालना आसान है कि पी से? एस ऑर्बिटल डीपली पेनिट्रेटेड होती हैं, आर डीपली पेनिट्रेटेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस, so it is difficult to remove, इस वजह से इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। It is difficult to remove one electron from it. On other side, boron, by removal of one electron from its protruding p orbital, p orbital जो है आउटवर्ड होती है कि नहीं, सो इट्स प्रोट्रूड हो रही है, बाहर जा रही है, प्रोट्रूडिंग p ऑर्बिटल्स, उसमें रिमूव कर देगा। अटेन fully filled s orbital configuration, orbital configuration, this facilitates removal of one electron from boron easily, this facilitates removal of one electron from boron easily, then बेरिलियम। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला पार्ट देखो बुक में यही है कि नहीं पूछा गया जो बताया हमने। अच्छा सेकंड पार्ट देखो, और भी कहीं कुछ दिखने को मिल रहा है। O हैज़ लोअर एंथैल्पी देन दिस, सो ए रिवर्सल इज सीन, नॉफ होना चाहिए, सो रिवर्स ऑर्डर is also seen at O and N, जहाँ पर 1s2 2s2 2p 4 और N में क्या होता है 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन हैज़ लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीजन हैज़ लेसर आयोनाइजेशन enthalpy than nitrogen, as after removal of one electron it attains more stable half filled p orbital configuration, ठीक है। while N already has half filled p orbital configuration, so it becomes difficult, इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट एंड ब्रेक इट्स सिमेट्री। आंसर समझ में आ गया? Yes, sir. ओके
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि 3.17 पे आओ। 3.17 कहता है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम इज़ लोअर दैन मैग्नीशियम। तो सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर है बट इट्स सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ हायर। तो सोडियम की ज़रा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पता करो कितनी है बुक में। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो कितना लग जाएगा। तो 496 आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी है सोडियम में से। सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए वो भी गैसियस में से तो ये Na+ बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये भी गैसियस ही बनेगा। और जो डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी सोडियम की वो होती है 496 किलो जूल पर मोल। और मैग्नीशियम की तो नहीं दी गई है, अब ये सब देखता हूँ तो बताता हूँ आपको। फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। According to Vedantu, therefore, first ionization enthalpy of sodium is less than that of magnesium. Sodium, after losing one electron, acquires the stable noble gas configuration of neon IE, 1s22s22p6. ओके मिनट। वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। According to Brainly.in, however, the second ionization enthalpy of sodium is higher than that of magnesium because after losing one electron, sodium attains the stable noble gas configuration of neon is 1s2s22p6. अब ये वैल्यू नहीं बता रहा है, 12th की बुक में सारी वैल्यू दी हैं। एक मिनट, एक्चुअली आपकी बुक में भी दी होगी, आगे का जो थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में दी होगी। मैग्नीशियम थर्मोडाइनमिक्स इसी में है ना आपके में। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन से बुक के पीछे भी दी होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक मिनट, जस्ट mg। चलो कुछ पता चल रहा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में थोड़ी बातें पता चली, ये देखो अभी आ गया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 496 है, और सेकंड कितनी है, 4563 है। कैसी है, बहुत ज़्यादा ही है क्या फर्स्ट एंड सेकंड। सो अब एक और निकालोगे तो क्या बहुत मुश्किल है, कितनी ज़्यादा है।
क्यों ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा क्यों है, कुछ अंदाज़ा लगाओ। 4563 कुछ है आइडिया? अच्छा mg की देखो, mg की अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो 737 लगेगी, ठीक है। सो mg प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी लगी, 737 किलो जूल पर मोल। और mg अब एक निकल चुका है, अब एक और निकालो तो अब इसमें सिर्फ 1485 लगी, ज़्यादा नहीं लगी। सो डेल्टा आई एच 2 वो कितनी लगी, 1450 किलो जूल पर मोल। तो ये चीज़ हो गई। इन दोनों का सम फिर भी 2000 ही है, और इन दोनों का सम कितना है, क्या 5000 है? चेक करो अगर दो निकालना चाहो तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, सो जब सोडियम गैस से किस में बदल जाता है, Na+ गैस, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो ये क्या है, 1s2 2s2 2p 6 और 3s1, और जबकि ये क्या है 1s2 2s2 और 2p 6 हो गया है। सो कन्फिग्रेशन किसका हो गया है, क्या ये कन्फिग्रेशन नियॉन का हो गया? नियॉन। सो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, sodium attains configuration of noble gas neon, ठीक है, इस वजह से, एंड इट इज मोर डिफिकल्ट, इट becomes more difficult to dig out one more electron। अब आपको किससे निकालना पड़ेगा, पहले 3 से निकाला था तो क्या आपके अब 2 से निकालना पड़ेगा, 2p ऑर्बिटल से, फ्रॉम 2p ऑर्बिटल्स। देखो हमने पहले कहा था कि 2p ऑर्बिटल प्रोट्रूडेड है, लेकिन 3 से तो 2 अंदर ही होंगी कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं डीपली पेनिट्रेटेड है, इस बात का फर्क समझ रही हो। पहला इलेक्ट्रॉन 3s से निकाला और अब दूसरा निकालेंगे, एक और निकालेंगे, तो हमें किससे निकालना पड़ेगा, p से निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो बताओ s की अपेक्षा क्या p डीपली पेनिट्रेटेड है भाई, 1s 2s 3s। तो अगर मैं 3s से निकाल रहा हूँ और फिर मैं कहूँगा कि अब 2p से निकालना है, तो 2p तो उससे अंदर ही हुई कि नहीं हुई, बोलो। फ्रॉम 2p ऑर्बिटल्स which are deeply penetrated, hence it requires, इसलिए very high energy to ionize next electron। ये तो सोडियम की बात हो गई। इन केस ऑफ मैग्नीशियम Mg हैज lesser atomic radius than sodium।
लेसर एटॉमिक रेडियस एंड मोर जेट इफेक्टिव, दोनों चीज़ें हैं देन सोडियम. सो डेल्टा IH1 of magnesium is more than that of सोडियम. सोडियम से तो ज़्यादा होगी कि नहीं? कहाँ सोडियम और कहाँ मैग्नीशियम? तो बताओ, छोटे से एनर्जी निकालना आसान है कि बड़े से? तो इसमें आपकी 496 लगी और इसमें कितनी लगी? 737 लगी किलो जूल पर मोल. तो अब छोटी चीज़ है तो बड़ी मुश्किल होगी निकालने में किलो जूल पर मोल, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा है, रेडियस भी कम है, कोलम्बियन अट्रैक्शन भी मोर है. तो ये तो रीज़न हो गई कि इसलिए हैंस डेल्टा IH1 of magnesium is greater than delta IH1 of sodium when one electron is digged out from magnesium. तो हमने मैग्नीशियम में से निकाल लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन के निकाल लेने के बाद भी इट हैज़ येट टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्योंकि अभी तो इसके पास नियॉन से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर तो ज़्यादा ही था, नियॉन से दो ज़्यादा थे. इट हैज़ येट टू achieve noble gas configuration. So one more electron is easy to remove from its third shell. थर्ड सेल में से निकालना है ना, विच रिक्वायर्स लेसर एनर्जी देन टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड सेल. उसमें 2p से निकालना पड़ा था और इसमें किससे निकालना पड़ रहा है? बोलो. विच रिक्वायर्स लेसर एनर्जी देन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड शेल इन केस ऑफ सोडियम. बोलो, है बात कि नहीं? 3s से निकालना आसान है और उसमें किससे निकालना पड़ रहा था? अगर और एक निकालना है तो 2p से. तो 2p से आसान होगा कि 3s से? उसमें 3s से ही दोनों निकालने हैं. वो बात अलग है कि एक निकालने के बाद, जब एक निकालने के बाद दूसरा निकालने में भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो पीछे कैटायन दो छूट जाएंगे, वो उसे अट्रैक्ट करेंगे. इसलिए फर्स्ट से सेकंड वाली कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रॉन को कैटायन के अट्रैक्शन के विरोध में हटाना पड़ेगा. बोलो, बात समझ में आई? पीछे तो कैटायन छूट जाएगा, क्या वो उसे अट्रैक्ट नहीं करता रहेगा? बताइए तो फिर से समझा देना, समझ में आया कुछ? ओके, जल्दी समझ आ जाता है आपको. तो ये बात हमने आपको बता दी, लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम. व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स? 3.18 देखो, क्या ये सवाल आपको बताया जा चुका है? ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी नीचे चलने पर क्यों घटती है? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है. सो नाउ 3.19 में भी उसी तरीके का डेविएशन एक्सप्लेन करना है जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है. इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे 12 बजे. नेक्स्ट क्लास आपकी 12 बजे. वेलकम.